प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर मायावती ने बदली रणनीति। अब एक दिन में 2 सम्मेलन करेगी बसपा। आज प्रतापगढ़ और रायबरेली में सम्मेलन है। कल अमेठी और सुल्तानपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन। 31 जुलाई से दूसरा चरण शुरू करने जा रही है बीएसपी। तो प्रबुद्ध चरण को लेकर रणनीति अब बदल ली गई है। एक दिन में 2 जिलों को कवर किया जाएगा। और आज अगर हम बात करें तो रायबरेली और प्रतापगढ़, ये 2 जिले ऐसे हैं जहां पर प्रबुद्ध वर्ग के लिए सम्मेलन का आयोजन बसपा करेगी। आज प्रतापगढ़ और रायबरेली में सम्मेलन है। कल की अगर हम बात करें तो कल अमेठी और सुल्तानपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन है। 31 जुलाई से दूसरा चरण शुरू करने जा रही है बीएसपी। प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर मायावती ने अपनी रणनीति बदल ली है और एक दिन में 2 जिलों को कवर किया जाएगा। तो आज प्रतापगढ़ और रायबरेली में सम्मेलन है, प्रबुद्ध सम्मेलन। और प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए एक खास वर्ग के वोट बैंक को साधने की कोशिश है। 2022 में विधानसभा चुनाव हैं और उसको देखते हुए बीएसपी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती और यही वजह है कि तैयारियों में जुट गई है तमाम राजनीतिक पार्टियां। बीएसपी भी इस रेस में नजर आ रही है और आज प्रतापगढ़ और रायबरेली में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो प्रबुद्ध सम्मेलन की रणनीति जो है वो अब बदल दी गई है, यानी कि एक दिन में अब लगभग 2 जिले ऐसे हैं जिन्हें कवर किया जाएगा। हमारे साथ रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं रायबरेली से, हमारे संवाददाता। रोहित, प्रतापगढ़ में तो सम्मेलन होना ही था, लेकिन अब रायबरेली में भी प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। क्या तैयारियां पूरी हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अगर विधानसभा 2022 का आ रहा है, इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अब जो है अपने मतदाताओं पर डोरे डालने का काम कर रही है। उसी के तहत तो चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए या बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, तो सभी जो है प्रबुद्ध वर्गों पर विशेष तौर पर खासा नजर रखने का बात कर रही है। उसी के तहत अगर आज बात की जाए रायबरेली में, तो रायबरेली में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा रायबरेली में 3 बजे आएंगे और एक निजी होटल पे कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन करेंगे और उसके बाद मीडिया से भी रूबरू होंगे। कहीं ना कहीं बसपा को अब ये लग रहा है कि दलित व प्रबुद्ध के गठजोड़ से सरकार बनाई जा सकती है, उसके मद्देनजर जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। उसी के तहत आज ये सम्मेलन है और सबसे बड़ी बात है कि बसपा ने अब एक दिन में 2 जनपदों में सम्मेलन करने का ऐलान कर दिया है। तो आज प्रतापगढ़ और रायबरेली में सम्मेलन होगा। तो रायबरेली में अभी दोपहर 3 बजे सम्मेलन किया जाएगा, जिससे भारी संख्या में भीड़ जुटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और ऐसे में अगर रोहित, हम रायबरेली में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के समीकरण को समझने की कोशिश करें तो लगभग कितना ज्यादा दबदबा है ब्राह्मणों का रायबरेली में और कौन कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा है? अगर प्रबुद्ध वर्ग व ब्राह्मणों की बात की जाए तो ब्राह्मणों का वर्चस्व रायबरेली में काफी महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। वो चाहे बात की जाए तो चाहे सपा की गवर्नमेंट रही हो या बसपा की गवर्नमेंट रही हो, हमेशा जो ब्राह्मण जिस ओर करवट बदलता है वही उससे जो दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को रुझाने के लिए बसपा जरूर प्रयास कर रही है कि ब्राह्मण अगर जो बसपा की तरफ रुझान कर देगा तो बहुजन समाज पार्टी की 2022 में सरकार बन सकती है। इस मद्दे की नजर जो है इस तरह के काम किया जाए। वही समाजवादी पार्टी भी प्रबुद्ध वर्गों की तरफ डोरे डालना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने भी यही प्रक्रिया अपनाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अब प्रबुद्ध वर्गों पर जो है अपना निशाना साधने का प्रयास कर रही है कि प्रबुद्ध वर्ग को किस तरह से पार्टी में लाया जाए, किस तरह से उनको रुझाया जाए और किस तरह से मतदाताओं को रुझाने का काम किया जाए। इसलिए सभी पार्टियां प्रबुद्ध वर्गों की तरफ खासतौर पर देख रही है और ये अनुमान लगा रही है कि 2022 के चुनाव में प्रबुद्ध वर्ग की खास अहमियत रहेगी। रोहित, आज प्रबुद्ध वर्ग के लिए जो सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है बीएसपी की तरफ से, इसकी जो जिम्मेदारी है वो किन नेताओं को दी गई है आज बीएसपी से? की बात की है तो बीएसपी के जिला अध्यक्ष है और उसका जो रायबरेली के प्रभारी है उनसे जिम्मेदारी दी गई है। सबसे बड़ी बात यह और सबसे चौंकाने वाली बात आपको बताऊं कि अगर 2017 के बाद बात की जाए तो 2017 के बाद अब तक बीएसपी जो है सुस्ता अवस्था में दिखाई पड़ रही थी, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम आते ही जो है बधाइयों में काफी उत्साह देखने को मिला और प्रबुद्ध जनों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए सभी कार्यकर्ता जो जुटान लगा के जुट गए हैं। कल से सब लगातार प्रबुद्ध वर्गों के पास फोन बाकायदा किया जा रहा है और उनको बुलाने का आमंत्रण दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का भी प्रयास किया जा रहा है।
चलिए रोहित, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नीलेश हमारा संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, एक वर्ग को, एक वोट बैंक को साधने की कोशिश में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका अच्छा खासा दबदबा है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में इस रेस में जिस तरीके से बीएसपी प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर रही है, क्या लगता है कि कितना असर इस सम्मेलन का होगा और वो कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो इस सम्मेलन में एकदम फ्रंट लाइन पर नजर आएंगे? 2022 की तैयारियों के तहत तो सभी पार्टियां जोर शोर से जुट गई हैं। खासतौर पर अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो लगातार ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको अपनी पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगातार प्रबुद्ध जन सम्मेलन चलाया जा रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हम ब्राह्मणों का चेहरा देखें तो सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों का सबसे बड़ा चेहरा बहुजन समाज पार्टी में है। ऐसे में सतीश चंद्र मिश्रा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ा जाए। जिस तरीके से अयोध्या में सतीश चंद्र मिश्रा ने बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के ऊपर लगातार अत्याचार और उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बंद शब्दों में उन्होंने कानपुर की घटना का भी जिक्र किया था, विक्रूपान का भी जिक्र किया था। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 4.5 सालों तक उत्तर प्रदेश में नदारत रहने वाली पार्टियां अब ब्राह्मण कार्ड खेलने के लिए आगे आ रही हैं, चाहे हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें या दूसरी पार्टियों की बात करें। अब देखना होगा कि जो लगातार ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन। चलिए ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि क्योंकि प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन आज 2 जिलों में किया जाएगा, सबसे पहले तो प्रतापगढ़ में और फिर दूसरा रायबरेली में, लेकिन अगर कल की बात करें तो कल अमेठी में भी आयोजन किया जाएगा प्रबुद्ध सम्मेलन। एक दिन में 2 सम्मेलन की नई नीति तैयार की गई है। इससे पहले एक दिन में एक ही सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, लेकिन बीएसपी ने अब सम्मेलन की रणनीति बदल ली है और एक दिन में 2 सम्मेलन की नई नीति तैयार की गई है। तो खबर प्रयागराज से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा बसपा पर हमला। बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर बोले केशव प्रसाद मौर्य, ब्राह्मणों के वोट बैंक हथियाने में जुटी है बसपा, जनता के सुख दुख में गायब होती है सपा बसपा, चुनाव आते ही सपा बसपा को लोगों की चिंता होती है, सपा बसपा के दिखावे को जनता जानती है, चुनाव के लिए सम्मेलन वालों के साथ नहीं है जनता। तो ये कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। आने पर रोक है, न किसी को जाने पर रोक है, लेकिन वो कोई सम्मेलन कोई पार्टी वाले कर रहे हैं तो जब आदमी सुख और दुख दोनों समय किसी प्रकार से जनता के बीच में रहता है तब तो उनकी पूछताछ होती है। चुनाव के समय आएंगे तब भी लोग मिलना चाहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति चुनाव के समय वोट की फसल काटने के लिए केवल आना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उनको जनता 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी लोकसभा चुनाव में नकार चुकी है और 2022 और 24 में फिर भाजपा का कमल बहुत जोरदार ढंग से खिलेगा। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बसपा और सपा पर हमला। उन्होंने कहा कि एक तरह से साफ नजर आ रहा है कि ब्राह्मणों के वोट को हथियाने में बसपा जुटी हुई है, जनता के सुख और दुख में गायब होती है सपा बसपा, दोनों ही गायब रहते हैं। दोनों ही पार्टियां चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं सपा बसपा को लोगों की चिंता होने लगती है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान सामने आया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बाराबंकी सड़क हादसे में अब तक 18 की मौत हो गई है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख जताया है घायलों के समुचित इलाज के लिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं, सभी घायलों का मुफ्त इलाज करने के लिए कहा गया है। घायल 24 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो 24 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बाराबंकी सड़क हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। पीएम मोदी ने भी दुख जताया है इस हादसे पर और सीएम योगी ने भी दुख जताया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जहां मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दे दिया है कि इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मुफ्त में इलाज किया जाना चाहिए।
तो 24 लोग अभी घायल हैं इस हादसे में। 18 लोगों की मौत हुई है और जो 24 लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में रेफर कर दिया गया है ताकि कोई भी चूक ना हो, हर किसी का इलाज अच्छे से हो। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दुख जताया इस हादसे पर। उन्होंने ट्वीट कर परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की थी। तो पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख जताया है। घायलों के समुचित इलाज के सीएम ने निर्देश दे दिए हैं। और भोलानाथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे ग्राउंड जीरो से उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे फिलहाल वहां की अभी क्या स्थिति है। भोलानाथ, इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां हादसा हुआ है, वहां की एक बार तस्वीर दर्शकों को दिखाएं और ये भी बताएं कि बस की क्या स्थिति है, ड्राइवर की क्या स्थिति है। क्या अभी तक पता लग पाया है कि ट्रक का ड्राइवर कौन था जिस ट्रक ने टक्कर मारी है वॉल्वो को? देखिए, बिल्कुल बता दें, हम इस समय ग्राउंड जीरो पर अयोध्या लखनऊ नेशनल हाईवे पे है। ये वो वॉल्वो बस है जो हादसे का शिकार हुई है, जिसमें अब तक की 18 लोगों की मौत हो चुकी है। ये प्राइवेट ऋषभ ट्रेवल्स की बस है जिसका एक्सल टूट गया था। ये हम आपको बस के नीचे दिखाते हैं। ये बस का एक्सल है जो एक्सल टूट गया था, जिसके बाद ये बस कल्याणी नदी पुल पर चालक ने खड़ी कर दी थी। दरअसल इस बस के आगे भी इसमें कुछ यात्री लेटे हुए थे। ये बस की कंडीशन है, आप देख लीजिए बस की कंडीशन ये है। और ट्रक की बात करें तो ट्रक नागालैंड नंबर की ट्रक है, ट्रक भी आगे खड़ी हुई है। हम वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नागालैंड नंबर की ट्रक है। ये बस में तकरीबन करीब 150 के आसपास यात्री सवार थे। दरअसल 2 बसें पंजाब से चली थी, जिसमें एक बस पंजाब में खराब हो गई, जिसके बाद दूसरी बस के भी यात्री इसी बस में सवार कर दिए गए। तो बस में तकरीबन 150 यात्री हो गए, जिसके बाद चाहे ओवरलोड की वजह से हो या अन्य किसी तकनीकी खराबी के कारण बस का एक्सल टूट गया, जिसके बाद यहाँ पे बस खड़ी कर दी गई। ये ट्रक की तस्वीरें हैं जो बस खड़ी हुई, तेज रफ्तार पीछे से ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बस के आगे कुछ यात्री लेटे हुए थे, कुछ यात्री बस के नीचे भोलानाथ, क्या अब तक पता चल पाया है कि आखिर ट्रक की रफ्तार क्या थी? क्योंकि बस तो कोने में खड़ी थी, सड़क के किनारे खड़ी थी, क्योंकि बस में कुछ खराबी आ गई थी जिसके कारण बस वहां खड़ी थी। लेकिन ट्रक की रफ्तार क्या थी? ट्रक क्या ओवर स्पीड थी जिसके चलते वो जा घुसी वॉल्वो बस में? बिल्कुल, आपको बता दें, ट्रक 100 प्लस की स्पीड में रही होगी, तभी इतनी भयानक स्थिति हुई है, इतना भयावह एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक की कंडीशन यदि आप देखें तो ट्रक की ये नागालैंड नंबर ट्रक है, NL 01Q280 नंबर है इसका। ये ट्रक की कंडीशन है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रक कितनी स्पीड में रही होगी, क्योंकि रात का समय था और रात के समय वैसे भी ट्रक चालक ड्रिंक करके बिल्कुल ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरों में हम देख रहे हैं, लगातार दर्शक भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया भोलानाथ, इस तमाम जानकारी के लिए। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपने तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई हैं। बाराबंकी सड़क हादसे में अब तक की 18 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अभी जानकारी ये भी आ रही है कि 2 और लोगों की मौत हुई है, किंतु अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हमारे साथ बाराबंकी सीएमओ रामजी वर्मा है, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से घायलों की मदद की जा रही है, कैसे कैजुअल्टी अभी तक कितनी हुई है? टोटल कैजुअल्टी का जो सूचना है उसके हिसाब से 18 लोगों की कुल मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से 15 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ थी और 2 को जो है ये इसमें रेफ़र करने के साथ में ट्रांसपोर्ट के दौरान और यहाँ जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर पहुँचने से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। एक की जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती के बाद ये उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस तरह से कुल 18 लोगों की मृत्यु हो है। इसके अलावा जिन 11 लोगों को भर्ती किया गया था उनमें से 9 लोगों की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, उनको पुनः KGMU के ट्रॉमा सेंटर रेफ़र किया गया। एक मरीज का उपचार जो है यहाँ पे जिला अस्पताल में बाराबंकी में चल रहा है। 6 ऐसे थे जिनको वहाँ से CSC RS घाट से रेफ़र किया गया था, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कराया गया था जिला अस्पताल के लिए, लेकिन उनकी ये चोटें इतनी गंभीर नहीं थी और उनको उपचार के बाद मुक्त कर दिया गया।
सर बारिश हो रही थी, ऐसे में रेस्क्यू करना काफ़ी कठिन था, फिर किस हिसाब से रेस्क्यू किया गया? जी हाँ, मौसम तो वाकई बहुत ही प्रतिकूल था, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का त्वरित और बहुत ही सक्रिय और सराहनीय सहयोग था, जिसके कारण दुर्घटना के 1 घंटे के अंदर ही जो बहुत ही गंभीर मरीज थे उनको जिला अस्पताल तक पहुंचा दिया गया था। और इसके अलावा लगभग त्वरित कार्रवाई करते हुए CSC आरएस घाट की तरफ से वहां पे उपचारित तुरंत ही कर दिया गया था। उसके हिसाब से जितनी भी जैसी परिस्थिति आई उस हिसाब से रेफर करते गए और एम्बुलेंस की भी उपलब्धता सबको करा दी गई थी, जिससे समय से सारे लोग पहुंच चुके हैं। तो ये बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामजी वर्मा थे, जिन्होंने बताया कि सभी घायलों का समुचित इलाज किया जा रहा है और एम्बुलेंस चालक जो हड़ताल पर हैं, एम्बुलेंस को लेकर भी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हड़ताल करने वाले लोगों ने 38 एम्बुलेंस जिला प्रशासन को मुहैया करवाई थी। बाराबंकी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भोलानाथ। तो वहीं यूपी के बाराबंकी में हुए सड़क हादसे की खबर से बेहद परेशान हैं लोग और ऐसे में पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, यूपी के बाराबंकी में हुए सड़क हादसे की खबर से बहुत दुखी हूं, शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। अभी सीएम योगी जी से भी बात हुई है, सभी घायल साथियों के उचित उपचार की व्यवस्था की जा रही है। तो ये पीएम मोदी ने ट्वीट किया है बाराबंकी के हादसे को लेकर, सड़क हादसे को लेकर। तो वहीं सीएम योगी ने इससे पहले ट्वीट किया था और कहा कि जनपद बाराबंकी के रामसनेहित ही घाट क्षेत्र में घटित सड़क हादसे में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। तो वही खबर बागपत से, जहां आरएसएस नेता के बेटे की आत्महत्या का मामला सामने आया है। मामले में एसपी अभिषेक भी जिम्मेदार हैं। बिनौली थाना प्रभारी को चार्ज देना बड़ी लापरवाही। मामले में सूत्रों के हवाले से कई बातों का खुलासा। चंद्रकांत पांडे के बारे में शासन को मिली थी रिपोर्ट, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। मेरठ मंडल के पूर्व कमिश्नर थे, रिपोर्ट भेजी थी। इतने भ्रष्ट पुलिसकर्मी को चार्ज देने पर सवाल उठे हैं। एसडीएम ने रिपोर्ट में चंद्रकांत के बारे में दी थी जानकारी। अपराधियों से भी चंद्रकांत पांडे के थे संबंध, पशु कटान वालों से भी चंद्रकांत के संबंध थे। आखिर दागी पुलिस वाले को चार्ज क्यों दिया गया, ये बड़ा सवाल है। तो पशु कटान वालों से भी चंद्रकांत के संबंध थे। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दागी पुलिस वाले को चार्ज क्यों दिया गया। आरएसएस कार्यकर्ता के बेटे की आत्महत्या का मामला सामने आया है। मामले में एसपी अभिषेक भी जिम्मेदार है। बिनौली थाना प्रभारी को चार्ज देना लापरवाही। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पूर्व सीएम कल्याण सिंह की तबीयत का हाल जानने उमा भारती पहुंची हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कल्याण सिंह की, जहां उनकी तबीयत गंभीर है और ऐसे में उमा भारती उनको देखने पहुंच गई हैं यहां। और मजबूत इरादों वाले नेता अभी अस्वस्थ हैं, तो उनके हालचाल लेने आई हूँ और मुझे विश्वास है कि वो ठीक होकर के बहुत जल्दी घर पर वापस लौटेंगे और मैं फिर उनको आके मिलूंगी। उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा भारत की राजनीति में। भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में थी, लेकिन उसमें पिछड़ों का कंट्रीब्यूशन नहीं रह पाता था। जब कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब पिछड़ों को भी भाजपा अपनी पार्टी लगी और इसका एक व्यापक प्रभाव पूरे देश में पड़ा। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय पर भी एक मुख्यमंत्री की हैसियत से उनका जो त्याग है उसको कभी भूला नहीं जा सकता। अगर वो चाहते
तो अपनी गद्दी को बचाए रखने के पूरे जो उनको करना चाहिए था राष्ट्रीय एकता परिषद के में, इसके लिए उन्हें 1 दिन की सज़ा भी भुगती, लेकिन उन्होंने अपना कमिटमेंट रखा देश के लिए, और यही कमिटमेंट है जिसने उनको एक बहुत बड़ा देश का एक महान नेता बनाया है। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो लंबी आयु के रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी के लिए उनको देखने आई। सुन रहे थे उमा भारती ने कल्याण सिंह की स्वास्थ्य की कामना की है कि वो स्वस्थ रहे और बहुत ज्यादा लंबा जीवन उनका रहे। तो पीजीआई में भर्ती है कल्याण सिंह, उनकी तबीयत खराब है और उन्हें देखने उमा भारती पहुंची हैं अस्पताल। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, पीजीआई में भर्ती है पूर्व सीएम कल्याण सिंह। कल्याण सिंह की तबीयत जब से खराब है तब से लगातार, इससे पहले भी कई नेता यहां अस्पताल पहुंच चुके हैं उन्हें देखने, और अब उमा भारती भी पहुंची। कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव में तेज बारिश और आंधी से कच्चा मकान गिर गया। मकान के मलबे में दबकर दंपति की मौत हो गई है, तो वहीं हादसे में 3 बकरियों की भी मौत हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शवों कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मलबे से निकाल दिया गया है शवों को। तो तेज बारिश से कच्चा मकान गिर गया। कानपुर देहात की एक खबर, जहां मलबे में दबकर दंपति की मौत हो गई है और 3 बकरियों की भी मौत हो गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कच्चे मकान के गिरने से एक दंपति की मौत हो गई है। तो हादसे में 3 बकरियों की भी मौत हुई है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।